हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मेंस आंसर राइटिंग कवर कर रहे हैं और अभी कुछ पिछली क्लास आपकी 6 क्लास हो चुकी हैं और इन 6 क्लासेस में आप लोगों के साथ काफ़ी मेजर टॉपिक्स आपको कवर करवाए गए हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है वो आपके साथ डिस्कस किया गया है। अब आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ये टॉपिक्स जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये अपने आप में सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में जब भी आए तो आपको किस तरीके की अप्रोच रखनी है, पूरा कंटेंट स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। तो सिर्फ आंसर लिखवाना ही मेरा पर्पस नहीं है, जो भी टॉपिक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है उससे संबंधित ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैं आपको यहां पर पढ़ा भी रहा हूं और समझा रहा हूं। लास्ट क्लास में आपको पता होगा, लास्ट क्लास में अब आपको ये 6 क्लास कहां से मिलेंगी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 6 क्लास हो चुकी हैं, 7th नंबर क्लास आपकी ये आज मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपको मान लीजिए क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के बारे में आपके डिस्कस कर देता हूं। आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब बच्चों को, दिव्यांशु सर, ठीक है। यहां पर मैं एक बार आपको सारी क्लासेस अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, सो डैट आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें बाकी 6 क्लासेस देखने के लिए जिसने अब तक नहीं देखी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपके साथ हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको पता होगा, जिसमें हमने कहा था कि इवेल्युएट हाउ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देयर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन कॉन्स्टेंट। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों इसकी पूरी क्वेश्चन की अप्रोच बताई थी। अगर आपको याद आ रहा हो ईमानदारी से बताओ, बताई थी नहीं बताई थी? अब आप ये मत कहना गुरुजी नहीं बताया था। 100% मैंने दोस्तों आपको पूरा आंसर बताया था और मैंने आपको अप्रोच ये बताई थी, आप 6 नंबर क्लास को देखेंगे, वहां पर बताया था सबसे पहले आप हाईलाइट करें एमएसएमई को। एमएसएमई को इस तरीके से हाईलाइट करना है आपको कि वो एज एन कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ के रूप में देखी जा रही है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था आपको अपने आर्ग्यूमेंट, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स यहां पर देने हैं कि एमएसएमई बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों है, ठीक। फिर मैंने आपको बताए थे कि यहां पर लिखा हुआ है सजेस्ट द मेजर्स टू एड्रेस देयर फाइनेंशियल ऑपरेशन कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक हिडन चीज इस क्वेश्चन में यह है कि आपको इस क्वेश्चन को फाइनेंशियल और ऑपरेशन कांस्टेंट से पहले आपको इस क्वेश्चन में जो चैलेंजेस एमएसएमई फेस कर रहा है उसके बारे में भी आपको यहां पर बताना है, ठीक है। आपको आप एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखें कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो पहले चैलेंजेस लिखोगे, उसके बाद आप यहां पर मेजर्स बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल और ऑपरेशन कांस्टेंट को हम यहां पर सही कर सकते हैं। बात समझ में आई एमएसएमई की बात? और फिर आप लोग यहां पर अपना कंक्लूजन लिखकर क्वेश्चन को पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों लास्ट क्लास को एक बार जरूर देख लें और जैसे ही मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो इसमें ऑब्वियस बात है आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन में इन डेप्थ आप लोगों को एमएसएमई के बारे में भी बता रहा हूंगा। 100% मैंने आपको एमएसएमई की सारी स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बताई होंगी, क्या क्या हर्डल्स हैं, कौन कौन सी इनको समस्याएं हैं, कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में हमारे देश में एक बैकबोन के रूप में कार्य कर रहा है। ये सब कुछ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? क्लियर बात? अब हमारे पास सवाल ये है कि हम कैसे फाइनेंशियल और ऑपरेशन कांस्टेंट या एमएसएमई से संबंधित जो बाधाएं हैं उनको अगर हम दूर करने के उपाय बताएं तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बाधाएं हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, एक फाइनेंशियल और एक ऑपरेशनल, ठीक है। एक हम बात करेंगे कि कैसे हम जो वित्तीय समस्याएं हैं और कैसे जो ऑपरेशनल समस्याएं हैं, ठीक है, इन पर या परिचालन संबंधी समस्याएं हैं इनको हम कैसे सही कर सकते हैं, ठीक। तो इस आंसर को मैं आपको 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को चाहो तो मोल्ड भी कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखना चाहते हैं। फिलहाल मेरा जो आपके सामने आज की क्लास का डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि एमएसएमई का सबसे आखिरी पार्ट मैं आपको यहां पर कवर करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या क्या हमें मेजर्स, कौन कौन से यहां पर हमें मेजर्स लेने हैं, कौन कौन से उपाय यहां पर हमें करने हैं, किस चीज के उपाय करने हैं। बहुत सिंपल है, टू एड्रेस, यहां पर हम क्या चीज एड्रेस करना चाहते हैं,
तो याद रखें किन समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट को कैसे दूर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको टॉपिक के रूप में भी कवर कर सकते हैं। समझ रहे हैं लोग? सब लोग नहीं समझ रहे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। ये आप लोगों का दोस्तों टॉपिक हमने कवर किया, ठीक। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि भैया जो एमएसएमई हैं उनमें जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो फाइनेंशियल मेजर्स हमारे पास क्या क्या हैं, वित्तीय उपाय हमारे गवर्नमेंट के पास क्या क्या है, या हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से दोस्तों हम अपनी पर्टिकुलर एमएसएमई में हम वित्तीय सुधार कर सकते हैं। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर हम वित्तीय सुधार की बात करते हैं तो इसमें पहला वित्तीय सुधार में पहला काम आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले समस्या थी एमएसएमई को किस चीज की दोस्तों, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी की। एमएसएमई के पास दोस्तों ऋण सुविधाएं नहीं थी। बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम मेरा होगा इसमें कि मैं एमएसएमई को क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाऊं। इसका मतलब समझ रहे हैं सब लोग? क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम ऋण सुविधाएं किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एमएसएमई को ऋण सुविधा तो मिल जा रही है, ऋण मिल जा रहा है, लेकिन अगर इनको इनफॉर्मल ऋण मिल रहा है, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, तो वो महंगे दरों पर मिल रहा है दोस्तों। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बैठाना है कि जिससे इनको हम ये इंश्योर करें, इस चीज की बात को इंश्योर हमें करना जरूरी है, जिससे दोस्तों इनको इजियर एक्सेस मिल सके, आसानी से। एक तो इनको लोन मिल जाए, पहली बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इजियर, आसानी से लोन मिल जाए, आसानी से उपलब्धता हो जाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सस्ता लोन इनको मिले। ये एक बहुत बड़ा मेजर है दोस्तों कि अफोर्डेबल क्रेडिट इनको यहां पर मिलना चाहिए। अब कैसे मिले दोस्तों, सवाल ये है, ठीक है भाई। क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी मैं करवाना चाह रहा हूं, क्रेडिट मिल जाएगा, महंगे दामों पर मिल जाएगा। अब सवाल यह है, दो चीजें हैं, एक तो क्रेडिट मिलने में इनको देरी है, तो भैया हम इजियर एक्सेस आसानी से मिल जाए, और दूसरा दोस्तों अफोर्डेबल क्रेडिट इनको मिल जाए। तो क्या करा जाए उसके लिए? तो इसके लिए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट, आप सबको पता होगी, एक स्कीम लेके आई थी जिसके का नाम है मुद्रा, माइक्रो यूनिट, क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा योजना, जिसमें 3 कैटेगरी के लोन आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा, पहले इस स्कीम को लिख लो, CGTMSE, ठीक है। और इसमें यहां पर एक और यहां पर हम बात करते हैं सिडबी की, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनका दोस्तों अभूतपूर्व योगदान हमें देखने को मिलेगा। जो हमारी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, सिडबी हो गई, CGTMSE हो गई और मुद्रा योजना, दोस्तों हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हमें एक्सेसिबल बनाना होगा, ये बात ध्यान रखें। अब जिनको नहीं पता ये CGTMSE क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा है ना, CGTMSE क्या होता है, तो याद रखो, इसको बोलते हैं C फॉर होता है दोस्तों क्रेडिट गारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर हम कभी भी एमएसएमई का क्वेश्चन करें, उसमें क्रेडिट की बात आए, तो आप CGTMSE को जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखें, क्रेडिट गारंटी। क्या बोला? क्रेडिट गारंटी। ये होता है दोस्तों आप लोगों का एक फंड। क्या होता है दोस्तों? फंड। CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड होता है, ठीक है। और किसके लिए है ये? आप लोगों का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर व्हाट? फॉर माइक्रो। और ये क्वेश्चन आप लोगों के अभी पेपर में आया है, याद रखें, ठीक है। पेपर में जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक। ये दोस्तों आप लोगों का यहां पर हम बात करेंगे, तो मुद्रा योजना हो गई, और दूसरा हमारा सूक्ष्म और जो लघु उद्योग हैं उनके लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट, ठीक है। इन सब योजनाओं को हमें क्या करना होगा दोस्तों? मजबूत करना होगा, और जब ये मजबूत होंगी तभी कुछ हम कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल मेजर्स में
क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं मुद्रा योजना के माध्यम से, CGTMSE के माध्यम से, या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। ठीक। दूसरी बात फाइनेंशियल मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, जो MSME हैं इनको एक समस्या और आ रही है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली पेमेंट्स। इनके पास दोस्तों दिक्कत क्या है, टाइमली पेमेंट, समय पर भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। क्या है, समय पर भुगतान। समय पर भुगतान की एक बहुत अच्छी खासी समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दोस्तों यहां पर बहुत सिंपल सी बात यह है, क्या करोगे इसके लिए बताओ, सब लोग ईमानदारी से बताओ। अगर आपको टाइमली पेमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलो? तो याद रखो दोस्तों, आपको एनफोर्स करनी होंगी। क्या एनफोर्स करनी होंगी? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। आपको क्या एनहेंस करना होगा, क्या फॉलो करना होगा, क्या एनफोर्स करना होगा? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी। समझ में आ गई? आपको यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों कि आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करें। यानी कि जो भी हमारा MSME का, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनका जो डेवलपमेंट एक्ट है, इसमें हमें इस अधिनियम के तहत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहां पर हमें क्या करनी होंगी, फॉलो करवानी होंगी, जिससे समय सीमा का सही तरीके से पालन किया जाए। बात समझ में आई? क्लियर? बोलो जल्दी से, कोई समस्या तो नहीं इसमें? अब आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में, अगर हम देखें तीसरा इंपॉर्टेंट काम फाइनेंशियल मेजर्स में आप क्या कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम दोस्तों आप कर सकते हैं जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल एंड इक्विटी सपोर्ट। अगर हम अपने जो हमारे MSME हैं, ठीक है, इनको हम वेंचर कैपिटल और इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, या मैं इसको अगर एक शब्दों में बोलूं, इनको हम इन्वेस्टमेंट हेल्प कर दें, या इन्वेस्टमेंट में निवेश सहायता इनको अगर हम प्रोवाइड कर दें कल की डेट में, जो हमारे MSME हैं, अगर मैं इनको निवेश सहायता प्रोवाइड कर दूं, निवेश हेल्प कर दूं, निवेश में इनके हेल्प कर दूं, तो क्या दिक्कत होगी? कोई कुछ आसानी होगी? इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे किसी तरीके से कुछ हम ऐसा करें कि जो गवर्नमेंट बैक्ड फंड हैं, जो गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स हैं, उनसे हम एक काम कर सकते हैं, इन MSME को इक्विटी इनफ्लो करवा सकते हैं। इनमें हम दोस्तों पैसा यहां पर किसी ना किसी तरीके से जो पैसा है इनका पहुंचा सकते हैं, इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकारी फंड के जो पैसे हैं, गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स हैं, उनसे हम ये काम करवा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स दोस्तों आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखने होंगे। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन शॉर्ट आता है तो ऑलरेडी आप इसमें कई सारी चीजें लिख चुके हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग फाइनेंशियल मेजर्स। डायरेक्ट आप चाहें तो इसमें एक काम कर सकते हैं, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी लिखो, डायरेक्ट यहां पर लिखो कि इससे हमें एक्सेस एक्सेस और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए। दूसरी बात, आप यहां पर लिखो कि समय पर भुगतान चाहिए तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तीसरा, वेंचर कैपिटल और इक्विटी सपोर्ट हमें चाहिए, तो जो गवर्नमेंट बैक्ड फंड्स के थ्रू हमें इक्विटी इन्फ्यूजन यहां पर क्रिएट करना होगा। ठीक है, इक्विटी इन्फ्यूजन हमें यहां पर ऐसे MSME को देना होगा। बात क्लियर सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब दोस्तों दूसरा हमारा मेजर था, अभी देखो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ी देर सब्र रखिएगा सब लोग। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे ऑपरेशनल मेजर्स के बारे में। भाई जो MSME में ऑपरेशनल मेजर समस्याएं हैं उनका निदान कैसे करवाया जाए, है ना, बहुत बड़ी बात है। भाई MSME के अंतर्गत हम संचालन सुधार कैसे कर सकते हैं, जो MSME के ऑपरेशनल्स हैं उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी कभी आप ऑपरेशनल किसी भी चीज के सुधार करने की बात करो तो उसमें सबसे पहले जरूरत होती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। हमें आवश्यकता है दोस्तों कि जो हमारे MSME हैं उनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या तकनीकी उन्नयन पर काम किया जाए। किस पर काम किया जाए? तकनीकी उन्नयन पर या तकनीकी अपडेशन पर, है ना, कुछ भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तकनीकी उन्नयन पर यहां पर क्या किया जाए? काम किया जाए, तकनीकी अपडेट पर काम किया जाए। और ये किसके माध्यम से पॉसिबल है दोस्तों? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक योजना है हमारी जो सब लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं CLCSS। अब ये क्या होती है योजना? ये अगर आपने सुना हो तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्या बोलते हैं? क्रेडिट लिंक्ड
क्रेडिट लिंक्ड है, इसमें क्रेडिट लिंक, एक तो क्रेडिट लिंक्ड है और यहां पर कैपिटल सब्सिडी स्कीम आपको देखने को मिलती है। और अगर आप इस स्कीम को ध्यान से देखें, एमएसएमई में इसका जिक्र आप करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, इस स्कीम, अगर हम कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट करें जैसे ये वाली स्कीम है, और इसमें क्या होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमें पैसा चाहिए, अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, हम पैसा चाहिए हमें, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए हम यहां पर सब्सिडाइज कर देगा ये स्कीम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, याद रखिए। बात समझ आ रही है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों अब अपडेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर इस स्कीम का उपयोग कर सकते हैं एमएसएमई में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। दूसरा दोस्तों, ऑपरेशनल मेजर्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या इनके सामने एक और है, स्किल नहीं है लोगों के पास। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा, या हम कह सकते हैं कि हम एक काम करें कि कौशल विकास पर यहां पर हमें कार्य करने की जरूरत है। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर ले गया दोस्तों, हमें यहां पर कई सारे इनिशिएटिव्स हैं भारत में, जिससे हम जो हमारी वर्कफोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक स्किल इंडिया मिशन है, उसको आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू हमारे जो एमएसएमई में काम करने वाले लोग हैं उनकी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। स्किल अपग्रेडेशन होंगे तो श्योरली हमारे देश को बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेशंस मेजर्स में, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको सुगमता मिल सके। अब कैसे मिलेगी? आजकल बहुत सारे दोस्तों रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपको देखने को मिलते हैं। इतने सारे दोस्तों रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं, उनको हम अगर सिंपल कर दें, रेगुलेटरी मेजर सिंपल कर दें, एक सिंगल विंडो सिस्टम अपनाएं, और जो प्रोसीजर्स डिले होते हैं, किसी भी चीज में कोई डिले हो रहा है, कोई अप्लाई करना है चला लाइसेंस में, कोई चीज अपग्रेड करना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो हम कोशिश करें कि सिंगल विंडो सिस्टम हम यहां पर क्रिएट करें, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या मिल सके, एक प्रॉपर हेल्प मिल सके और अच्छे तरीके से कार्य चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर इसमें हम ऑपरेशनल मेजर्स की बात करते हैं तो सबसे एक दिक्कत आती है मार्केटेज लिंकेज की। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाजार संपर्क हमारे एमएसएमई का बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मार्केट लिंकेज नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों इसके लिए? आजकल दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, तो हमें यहां पर सिंपल सी बात है, हम प्रमोट कर सकते हैं किसको? ई कॉमर्स इंटीग्रेशन को। हम ये कोशिश करें कि किसी तरीके से ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियली हम यहां पर अपने प्रोडक्ट्स को रखने की कोशिश करें। ठीक है, बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ रहे हैं? और आप सबको यहां पर जानकारी होगी कि मार्केट लिंकेज के और भी तरीके हो सकते हैं। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के माध्यम से एक्सपोर्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। हमारे भारत में कोई भी अगर ऐसी स्कीम जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हो या निर्यात संवर्धन स्कीम है, उसके माध्यम से हम ऐसे प्रोडक्ट्स का दोस्तों क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और इट विल हेल्प आउट टू आवर पर्टिकुलर एमएसएमईस। ये हमारे एमएसएमई को क्या करेंगे दोस्तों? हेल्प करेंगे। ठीक, बात बिल्कुल समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं? तो ये मेरा एक कॉमन टेंडेंसी का क्वेश्चन का आंसर हो गया, याद रखिए। जहां पे मैंने डायरेक्टली आप लोगों को फाइनेंशियल मेजर्स आप क्या बना सकते हो और कैसे आप ऑपरेशनल मेजर्स कर सकते हो उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स में बता दिया। लेकिन मान लो कल की डेट में क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे हटके पूछ ले, ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं सेम पॉइंट्स को, मतलब मेरा कंसर्न क्या है, जरा क्वेश्चन को समझो, क्योंकि मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। क्वेश्चन तो बस आपका एक एडिशनल है। मान लो आपसे सिंपली ये कह देता, बहुत आसानी से समझें, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस कॉन्स्ट्रेंट्स इन एमएसएमई ग्रोथ। एमएसएमई की तरक्की में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के उपाय बताओ। तो आप लोग दिमाग से खेलें यहां पे। अगर मैं देखूं तो मेजर समस्याएं एमएसएमई के पास जो देखने को मिल रही हैं वो दो ही समस्याएं हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो आप अगर आप देखो तो आपको अब यहां पे मेजर्स नहीं लिखने इंडिविजुअली। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि फाइनेंशियल मेजर्स अलग लिख रहे हैं, ऑपरेशनल मेजर्स अलग लिख रहे हैं।
डायरेक्टली अगर आपसे एमएसएमई के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली आप यहीं से आंसर करना शुरू कर दें। पहला पॉइंट, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी की को हम दूर कर सकते हैं, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से समस्याएं दूर कर सकते हैं फाइनेंशियल। दूसरा, आप यहां पर दूसरा पॉइंट आप लोगों के लोग टाइमली पेमेंट की समस्याएं, इसको दूर कर सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन आप ये बताने लग गए, समझ रहे हो। इसी तरीके से ऑपरेशन मेजर्स की जब बात की जाए तो आप ये वाला बताने लगे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की जरूरत है, इसको हम व्यवसाय सुगमता कर सकें, और मार्केट लिंकेज क्रिएट करने की जरूरत है। तो आपके दोस्तों 7 पॉइंट तो यही हो गए। कुछ बात समझ में नहीं समझ में क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? अरे बोलो। और क्या क्या चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हो एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा सब लोग। तो साथियों, कैसे आप यहां पर इसको इनहेंस कर सकते हो, क्रेडिट एक्सेस वगैरह, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। कैसे आप सब एक कॉमन आंसर लिखेंगे। अगर आपसे एमएसएमई के मेजर्स आपसे पूछने बैठ जाए एग्जामिनर, सारा कॉमन, ये तो फाइनेंशियल और ऑपरेशन हमने बताए हैं, अगर आपसे कॉमन पूछने लग जाए तो आप क्या करेंगे, ये आपको अब जानना है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, देखो अब हम कॉमन मेजर्स लिख रहे हैं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ नहीं है, बस बहुत आसान है। ऑलरेडी आप काफी कुछ चीजें कर चुके हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहां पर मेंशन करो किसका, आप लिखो यहां पर कि इनहेंसिंग क्रेडिट एक्सेस। सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे अगर कॉमन पूछा जाए तो। इसमें आप कॉमन अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, ऋण पहुंच में वृद्धि हमें करनी होगी। कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि आप लोगों को मुद्रा की जैसी योजना और सीजीटीएमएससी जैसी योजनाएं, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जैसी योजनाएं हमें लानी होंगी, उनको हमें मजबूत करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे आपको यहां पर मुद्रा योजना है, जैसे आप लोगों की यहां पर सीजीटीएमएसई मैंने आपको बताई है, इन योजनाओं को आपको क्या करना है, इनहेंस करना होगा। दूसरी बात, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट में पहुंच करनी है, किस सिस्टम को एनकरेज करना है, सवाल यह है। तो अभी लेटेस्ट जमाना किस चीज का है दोस्तों, तो हम बात करते हैं फिनटेक की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, एनकरेज करना है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहां पर हमें जरूरत है कि अगर हम एमएसएमई में क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं तो जो जितने भी हमारे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमें क्या करना है दोस्तों, बढ़ाने की जरूरत है। समझ रहे हैं, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को हमें क्या जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह भी जरूरत है कि हम इस चीज को भी प्रमोट करें, इस चीज को भी देखें कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव तरीके का दोस्तों फाइनेंसिंग ऑप्शन रख सकते हैं। क्या हम कोई अल्टरनेटिव तरीके का फाइनेंसिंग ऑप्शन रख सकते हैं, इसको भी हमें तराशने की जरूरत है। तो ये आपके एनहेंसिंग क्रेडिट एक्सेस के ओवरऑल क्या होंगे दोस्तों, उपाय आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ऋण पहुंच में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर सब लोगों को। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहां पर दूसरा पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे तो दूसरे पॉइंट में जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमें जरूरत है किस चीज की, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। हम कल की डेट में अगर टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेट कर दें और इसके साथ साथ अगर हम एक काम और कर दें तो मजा आ जाए, इनोवेशन सपोर्ट को भी बढ़ावा दें। कि एमएसएमई सेक्टर में कुछ नवाचार नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल नवाचार की पुष्टि यहां पर हो सकती है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अभी मैंने आपको बताया, इसको बोलेंगे कि प्रौद्योगिकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका उन्नयन करना, और नवाचार और इनोवेशन सपोर्ट का मतलब क्या होता है, नवाचार जो है हमारा उसका समर्थन करना, नवाचार समर्थन। ये अगर हम करेंगे दोस्तों तो ओवरऑल हमारे एमएसएमई की दिक्कतें सही हो सकती हैं। कैसे, तो मैंने अभी आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बताया था। कौन सी स्कीम बताई थी दोस्तों, जरा बताना इसमें। तो अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें हम एक स्कीम है आपकी, कौन सी बताई थी, CLCSS। इस स्कीम को अगर इनहेंस करें, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम को अगर हम एनहेंस करें तो हमें यहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में सब्सिडी मिलती है, तो हमारे लिए फायदा हमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, यहां पर हम प्रमोट कर सकते हैं एक चीज को। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, तो आप तौर पर आपने देखा होगा आज की डेट में कई सारे इंडस्ट्रीज के, कई सारे उद्योगों के, और जो एकेडमिक्स हैं हमारी, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। ठीक है, कई सारे
इंडस्ट्रीज और कई सारी हमारी दोस्तों जो एकेडमिक्स हैं, ठीक है, उद्योग हैं, कई सारे एकेडमिक संस्थान हैं, उनकी पार्टनरशिप हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उनके साथ अगर हम पार्टनरशिप कर लें तो दोस्तों इससे हमें किस चीज का फायदा मिलेगा, तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात आपको देखने को मिलेगी। बात समझ रहे हैं सब लोग, है ना भाई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई आपको चीजें पता है, कुछ आईआईटी से कांटेक्ट कर लिया आपने, तो एक नई टेक्नोलॉजी हो सकता है आपके सामने आपको देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों जरूरत है, अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, कैसे करेंगे, तो हमारे देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत हमें देखने को मिलती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मोर टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हमारे देश में आए। क्या बोला? हमारे देश में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेंटर हमारे देश में बने, मोर टेक्नोलॉजिकल सेंटर हमारे देश में बने। यानी कि टेक्नोलॉजिकल सेंटर में टूल रूम्स वगैरह होते हैं आज की डेट में, वो हमारे देश में स्टैब्लिश हो अक्रॉस द कंट्री। ठीक, इसके अलावा साथियों हमें यहां पर जरूरत है इंडस्ट्री 0.4 को अपनाने की। किसी भी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके अडॉप्शन को हमें एनकरेज करना है। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल है, तो हम एमएसएमई को सब्सिडी दे सकते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी सपोर्ट हो जाएगी और इनोवेशन में भी सपोर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो इंडस्ट्रीज 4.0 टेक्नोलॉजीज को हमें किसी भी तरीके से अडॉप्ट करना है, और वो कैसे पॉसिबल है, अगर हम उनको सब्सिडीज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे दोस्तों सपोर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इनोवेशन में भी बहुत अच्छी खासी हेल्प यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखें। ठीक, ऐसे आप दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब यहां पे मेंशन करते हैं, कांस्टेंट को अगर ध्यान से रखें तो अगला पॉइंट आप, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसी पॉइंट को मैं दोबारा से एक ओवरऑल लिंकेज में लिख रहा हूं, जैसे मार्केट लिंकेज। एमएसएमई में समस्या क्या है दोस्तों, एक मिनट, मार्केट लिंकेज जो है आप लोगों की, मार्केट लिंकेज और हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की आवश्यकता है। ये दोनों चीजें आप यहां पर एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि बाजार संपर्क और निर्यात संवर्धन हमारे एमएसएमई की समस्याओं को दूर कर सकता है, क्योंकि ये समस्याएं थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, और बस हम इनका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। निर्यात संवर्धन कैसे दोस्तों, कैसे पॉसिबल है? मैंने जैसे कि आपको बताया मार्केट लिंकेज कैसे पॉसिबल है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हमें दोस्तों स्ट्रेंथ करना होगा, मजबूत करना होगा। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको हम अगर मजबूत करें, ठीक है, हम क्या करें, हम, आपने देखा होगा आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं दोस्तों, तो उसमें एमएसएमई पार्टिसिपेट करें, जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उसको प्रमोशन मिलेगा वहां पर। अरे बोलो। और इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे करेंगे एमएसएमई के लिए, तो इनको हम एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर प्रोवाइड करना शुरू कर दें, इनको कहें कि चलो हम आपको इंश्योरेंस सपोर्ट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट दे रहे हैं, आप बाहर निर्यात करना चाहते हैं तो हम आपको क्रेडिट में सपोर्ट दे रहे हैं। चलो दोस्तों, इससे मुझे बताइए क्या एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से दोस्तों हमें अगला यहां पर स्टेप, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अगला स्टेप क्या हो गया, हमें स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखें। इसका मतलब क्या है कि हमें किस पर काम करना है, हमें काम करने की आवश्यकता है कौशल विकास पर। यह बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे देश के लिए, कौशल विकास पर काम किया जाए, और इसके साथ साथ दोस्तों क्षमता निर्माण पर भी काम किया जाए। किस पर काम किया जाए? क्षमता निर्माण पर भी काम किया जाए, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर काम किया जाए। हम दोस्तों अपने भारत में, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किल इंडिया मिशन को यहां पर प्रमोट करें, है ना। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है भारत की, उसके स्पेसिफिक हम अपने भारत में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे दोस्तों? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप के, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम कौशल विकास करें अपने लोगों का, तो जरूर यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स जो हैं उसको डेवलप करने की बात की जाए, कैपेसिटी इनहेंस करने की बात की जाए, उन सभी में आप लोगों को यह फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, देखो सब कुछ रिपीट चल रहा है, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल चीजें कैसे लिखनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कुछ नहीं करना भाई, मैंने आपको बताया रेगुलेशंस को सिंपल कर दो, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ला दो,
लेबर रिफॉर्म्स को यहां पर प्रमोट कर दो, समझ रहे हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सिंपल कर दो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर अगर आप अडॉप्ट करोगे तो बहुत बड़ा फायदा हमारे एमएसएमई को दोस्तों देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूं, बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं डिजिटल एडॉप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के सिनेरियो में कि हम आज के दौर में डिजिटल एडॉप्शन को अपनाएं, यानी कि डिजिटल अपनाने को यहां पर हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। किसी तरीके से डिजिटल अपनाने को बढ़ावा दिया जाए। कैसे दिया जाएगा दोस्तों, ये आप सब जानते हैं। हम डिजिटल पेमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करें आज की डेट में एमएसएमईज के लिए। अरे बोलो, बात समझ में नहीं समझ में आई? डिजिटल पेमेंट्स और अकाउंटिंग सिस्टम्स का अगर हम यूज करते हैं, उसको अडॉप्शन करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कोई बड़ी बात नहीं है, डिजिटल अडॉप्शन आप आसानी से समझ रहे होंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो दोस्तों, तो हमें यहां पर एक और इंपॉर्टेंट काम करना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। क्या बोला दोस्तों, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। इसको बोलते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। हम ऐसी प्रणाली को अपनाएं, या हम इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, इसको आप इसको चाहो तो क्वालिटी इनहेंसमेंट के साथ अटैच कर दो। क्वालिटी दोस्तों एक बात बताइए, क्या अगर हमारे एमएसएमई की गुणवत्ता को अगर हम इनहेंस कर दें तो हमें फायदा मिलने वाला है, नहीं है? बताइए, ईमानदारी से बताओ। अगर कल की डेट में मैं क्वालिटी इनहेंसमेंट पर फोकस कर दूं और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दूं, यानी कि इसको हिंदी में लिख लो आप सब लोग, इसको बोलेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता, जो आपकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी वृद्धि। ठीक है, ये दोस्तों अगर आप प्रमोट करने की कोशिश करो। अरे कुछ बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? प्रतिस्पर्धात्मकता को, प्रतिस्पर्धात्मकता जो है, अगर कहीं पे गलती तो नहीं लिखी, सही लिखा है ना? अरे सही लिखा है भाई, नहीं लिखा? इसको दोबारा से लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ऐसे लिखा जाएगा, एक बार बता देना भाई, कभी को गुरुजी ने गलत लिख दिया। ये शुद्ध हिंदी रहेगी इसकी, ठीक है, याद रखें, एक बार चेक कर लेना फिर भी। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और दोस्तों क्वालिटी एनहेंसमेंट को हम यहां पर बढ़ा सकते हैं। अगर कल की डेट में मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने यहां पर अपनाऊं, उसको प्रमोट करूं एमएसएमई के अंतर्गत, ठीक है, और मैं एक ऐसा एमएसएमई क्रिएट करूं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो क्या मैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी को बीट कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी एमएसएमई सेक्टर्स में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को अडॉप्ट करना होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक, और इसके लिए आप सबको पता होगी, इसी के अंतर्गत उदाहरण के लिए अगर आपको पता हो तो एक ZED सर्टिफिकेशन स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या नाम है? ZED सर्टिफिकेशन स्कीम, या इसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम। बोलो, अब ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट स्कीम बेसिकली ये हेल्प कर रही है एमएसएमई को कि ये अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं, उसको ये क्या कर सकें दोस्तों, रिड्यूस कर सकें। इसको लेकर ये काम अगर करते हैं तो श्योरली ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में ये लोग छा जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा कुछ कहने का मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर एमएसएमई के भी इश्यूज आ रहे हैं तो 8-9 पॉइंट आप इजीली आराम से लिख सकते हैं। मैंने बस इन पॉइंट्स को रिपीट इसलिए किया, एक जनरल टेंडेंसी में आप अपने पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने लिख लिया, अगर जनरल टेंडेंसी में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये दोस्तों हमारा पूरा एक तरीके से आपको जितना मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, इससे पिछली क्लास में पढ़ाया, ये आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अब बस हम यहां पर क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखेंगे, एक कंक्लूजन यहां पर हम लिख देते हैं और हमारा आंसर यहां पर बहुत बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन में जितनी चीजें हमने यहां पर लिखी हैं उनको हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो आइए एक बार देख लेता हूं दोस्तों, कंक्लूजन में हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, ये आप एक बार देख लीजिएगा। क्या लिख सकते हो बताओ?
एमएसएमई को किस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हो, तो आप यहां पे साफ साफ लिखो कि जो हमारी एमएसएमई है दोस्तों, वो क्या है, वो इंजन है ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आप यहां पे साफ साफ लिखो कि जो हमारी एमएसएमईज हैं आर द, क्या लिखूं, बोलो, इंजन ऑफ ग्रोथ, हिंदी में भी लिख दूंगा, परेशान ना हो, इंजन ऑफ ग्रोथ लिख सकता हूं, किसके लिए, फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्या है या नहीं, पहले बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकता हूं, नहीं कर सकता? एक बार सब लोग आंसर करें, बोलेगा जल्दी सब लोग। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के दोस्तों विकास के इंजन के रूप में आप लोग इनको देखते हैं? लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल सकता हूं, क्या बोला मैंने आप लोगों से सिंपल शब्दों में कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। ठीक है, बोलो जल्दी से। अब यहां पर समस्या क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर हम यहां पर जो समस्याएं हैं एमएसएमई की बाई एड्रेसिंग, कौन कौन से कॉन्स्टेंट थे दोस्तों, एक तो कॉन्स्टेंट था हमारा फाइनेंशियल, बात क्लियर, और दूसरा कॉन्स्टेंट कौन सा था दोस्तों, ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट। क्या था, ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं इन समस्याओं को से जूझ जाऊं, और इन समस्याओं से कैसे जूझा जाएगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं थ्रो अ मल्टी। अगर मैं कल की डेट में दोस्तों इसको बहुत ढंग से लिखूं तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारा जो दृष्टिकोण हो वो बहुआयामी हो। बोलो, लिख सकता हूं ना, लिख सकता है, ईमानदारी से बताओ। बोलो, किसी को दिक्कत इसमें? क्या बोला मैंने, एमएसएमई हमारे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन है। अगर हम बहुआयामी दृष्टिकोण के इसके माध्यम से उनकी वित्तीय और परिचालन बाधाओं को दूर कर दें तो क्या होगा दोस्तों, याद रखें जो गवर्नमेंट है, अब आप इसमें जो स्टेटमेंट ऐड करना चाहें वो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन करे। तो यहां पर गवर्नमेंट कैन एम्पावर, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, सशक्त बना सकती है। किस चीज के लिए सशक्त बना सकती है दोस्तों, एम्पावर देम टू। क्या लिखो बताओ, जो कहोगे वो लिख दूंगा मैं, जैसा आप कहोगे। बोलो जल्दी से, सही है वर्ड है? और मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल में हर एक चीज किस तरीके से लिखनी। अब ये मैं लिख रहा हूं, आप अपने शब्दों में लिख के दिखाना तो मजा आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहां पे आप लिख रहे हो कि हम यहां पर गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है कि जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सकें, अनलीश कर सकें और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली किस चीज में, टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहां पर आप चाहो तो प्रॉस्पेरिटी भी लिख सकते हो। ये आपका दोस्तों एक उपसंहार, एक कंक्लूजन आपको देखने को मिला कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के भाई विकास के इंजन है। अगर हम बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इनकी वित्तीय और परिचालन जो समस्याएं हैं उनको दूर कर दें तो सरकार अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके दोस्तों भारत की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सक्षम बना सकती है। दिस इज योर दोस्तों कंक्लूजन। यह आपका क्या हो गया, एक छोटा सा कंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मेरा मकसद यहां पर आपको क्वेश्चंस को करवाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो भी मुझे दिख रहा है, एमएसएमई दिखा, अब इसे एमएसएमई कैसे हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, पूरा मैंने पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको बता दिया एमएसएमई के पास समस्याएं कौन कौन सी हैं। निदान की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले समस्याएं तो बता दूं। तो समस्याओं के बारे में मैंने एक शॉर्ट ग्लिम्स आपको क्वेश्चन में देना होगा। और यहां पर अब सबसे आखिरी में आता है कि फाइनेंशियल ऑपरेशन कॉन्स्टेंट आपके क्या क्या है, उसको कैसे समाधान करेंगे, तो मैंने ये भी बता दिया। और जनरल टेंडेंसी में आंसर कैसे लिखना है, अगर फाइनेंशियल ऑपरेशन कांस्टेंट ना हो, नॉर्मल बाधाएं हो, तब कैसे आपको आंसर लिखना है। तो ये पूरी अप्रोच मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दी है। दोस्तों बाकी क्लासेस आप देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, मैं एक बार क्लासेस आपको डाल दूंगा, लेकिन सब लोग देख लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं आप लोगों को।
कभी ना देखो। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, आप घर से करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इनिशिएटिव। आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि जो हमारा यहां पर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात यहां पर कर रहे हैं, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की, तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इनिशिएटिव्स हैं, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पहल के तहत किस तरीके से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन हुआ है, उसका प्रदर्शन का मूल्यांकन आपको करना है। ठीक, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करके लाना है। फिर अगला है, व्हाट चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। कैसे हम यहां पर अपने देश में विनिर्माण क्षेत्र के में विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनका समाधान किया जाना है। अब इस क्वेश्चन में अमूमन बच्चे क्या करेंगे, देखो मैं अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन की। आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आप सबसे पहले करेंगे कि पीएलआई का, हमारे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, उसका क्या रोल हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोस्तों उसने क्या किया, रिविटलाइज किया है, किस तरीके से हमारे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ने, इसकी क्या भूमिका है, पीएलआई हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको 2 या 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन के माध्यम से दे देंगे। दे दिया। उसके बाद साथियों आपके पास अगला यहां पर जो मेजर आएगा, अब आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे, आप यहां पर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे पीएलआई के अंतर्गत। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत उसका क्या करेंगे, पूरा क्या क्या दोस्तों इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसका किस तरीके से मूल्यांकन आप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कैसे हम यहां पर पीएलआई के अंतर्गत भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र हैं उसका क्या प्रदर्शन रहा, उसका मूल्यांकन, तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे अगर पीएलआई आई तो उससे दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई, बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में ज्यादा देखने को मिला और एक्सपोर्ट प्रमोशन देखने को मिला, तो ये आप यहां पर रखने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो छुपी हुई है इसमें, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि कौन कौन से चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। समझ में आई? अब आपसे चैलेंजेस पूछ रहा है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। अब मैं चुनौतियों के नाम लिख दूंगा कि ये चुनौतियां हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन तो छोड़ दो, कंक्लूजन तो लिख ही लोगे आप, लेकिन जब एक बार आप चुनौतियों को बता दो तो उसके बाद आपको जरूरत होगी एक चीज की, क्या, कुछ समाधान भी तो लिखोगे। भाई चुनौतियां आप क्वेश्चन में बता रहे हो, चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस, लेकिन उसके कुछ समाधान भी आपको लिखने होंगे। बस यही क्वेश्चन की इसकी एक ब्यूटी है कि हर क्वेश्चंस में कुछ चीजें आपको एडिशनली अपने लेवल पर ऐड करनी होंगी जो आपके क्वेश्चन को इनहेंस करेंगी। क्वेश्चन शॉर्ट है तो कोई बात नहीं, मत लिखो, लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग है तो जो चैलेंजेस आप लिख रहे हो, चुनौतियां लिख रहे हो, उसका समाधान भी तो लिखोगे, कुछ बात तो लिखोगे समाधान, तभी तो अपने कंक्लूजन पर पहुंचोगे। यही तो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे और आप जो बच्चा इसको अच्छे से क्वेश्चन को करेगा और हम यहां पर अप्रिशिएट करेंगे उसको कि आप अच्छे से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा चाहता हूं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में देख लें। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस और करवा चुका हूं, 7वें नंबर की क्लास थी। अब इससे बाद की क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा और पूरा एमएसएमई सेक्टर एक बार ढंग से बता दूंगा। ठीक है, पूरा, क्योंकि मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ाने के बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।